ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होकर रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आचार्य जी, अभी यहाँ प्रतिभागियों में काफ़ी सारे छात्र भी हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था जो मैं देख रहा हूँ आजकल के कुछ ट्रेंड्स से बहुत रिलेट करता है। इंडिया में पिछले कुछ समय से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो एडटेक इंडस्ट्री है, एडटेक इंडस्ट्री, जो बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज या पढ़ाई के प्रिपरेशन वगैरह कोर्सेज जो ऑनलाइन, ज़्यादातर कोचिंग जी कोचिंग्स, जी वो पिछले 2 या 3 साल से बेसिकली लॉकडाउन के समय से काफ़ी ज़्यादा बूम में है, बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत उसकी संख्या बढ़ रही है। और जब से लॉकडाउन खुला भी है तो अब उनके ऑफलाइन सेंटर्स भी खुल गए हैं। तो एक तरफ ये चीज़ थी कि वो इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है। दूसरी ओर एक डेटा ये भी आता है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कभी कभार गिरा है, पर साथ में ये भी देखा गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ा नहीं है। इसका मतलब अगर दोनों चीज़ों को साथ साथ देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी ढूंढ भी नहीं रहे हैं, कर चुके हैं जी, ऑप्ट आउट कर चुके हैं। तो इसका मतलब शायद उसमें बहुत बड़ी कैटेगरी उन लोगों की है जो अभी प्रिपरेशन फेज में आ गए हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो एडटेक इंडस्ट्री है ये क्योंकि अपना प्रचार करती है तो वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो IIT का हो, IIM का हो या UPSC का हो, उसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करते हैं कि लाइफ में अगर कोई गोल अचीव करने लायक है तो यही है। और इसकी वजह से और ज़्यादा लोगों के अंदर ये आस बंधती है कि शायद उन्हें प्रिपरेशन में आना चाहिए। तो मेरे मन में ये प्रश्न था और वो लोग भी इस चीज़ पे पूछ रहे थे कि क्या भारत इस वक्त जो पूरी स्थिति है युवाओं की, ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली नहीं है कि हम लोग 10,000 सीटें IIT की, पर उसके लिए इतने लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको और प्रोत्साहित किया जा रहा है? देखो, केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए ये जो एडटेक इंडस्ट्री है, जो ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम कोचिंग है सीधे सीधे, ये बहुत बड़ा सहारा है। ये सहारा इसलिए है क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री किसी जवान आदमी को 10 साल तक UPSC की तैयारी में फंसा के नहीं रखेगी तो वो आदमी सड़क पर आ जाएगा, नारे लगाएगा और रोज़गार मांगेगा। जो तुम कह रहे हो ना कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को न बेरोज़गार बोल रहे हैं और न ही रोज़गारों की लिस्ट में उनका नाम आ रहा है, ना वो अनएम्प्लॉयड है ना एम्प्लॉयड है। तो क्या कर रहे हैं वो? यही है, उनको इस इंडस्ट्री ने बांध के रखा हुआ है। ये एक बढ़िया खेल तमाशा चल रहा है कि पहले उसके 2-3 साल लगाओ, मान लो IIT की तैयारी में, 2-3 नहीं होते, अब तो 8वीं से हो जाती है ना IIT की तैयारी शुरू, तो 6 साल लगाओ IIT की तैयारी में। UPSC का तो मतलब ही है 8-10 साल, और उसके अलावा 1000 तरीके के और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। ये जो पूरी चीज़ है ये देश के युवा वर्ग को इस भ्रम में रखे रहती है कि वो कुछ सार्थक काम कर रहे हैं, और वो इसी भ्रम में पड़े पड़े 32-34 साल का हो जाता है। उसने 4 साल IIT JEE की तैयारी करी थी, उसके बाद उसने 6-8 साल या 10 साल UPSC में लगाए, उसके बाद अभी वो और भी किसी चीज़ में कुछ करेगा।
ऐसे करते करते वो 35 साल का हो जाता है, उसका नाश हो गया, उसके साथ जो बुरे से बुरा हो सकता था वो सब कुछ हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, उसके समय का, उसके आत्मसम्मान का ह्रास हो गया, लेकिन वो कह भी नहीं पाएगा कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसको लगेगा कि मैं तो इतने दिनों तक तैयारी कर रहा था। तो जब सरकार, समाज और पूरी व्यवस्था रोजगार दे पाने में अक्षम हो जाती है, तब ये जो पूरा एडटेक वाला कार्यक्रम है ये फलता फूलता है। ये एडटेक वाला कार्यक्रम फलता फूलता है और जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो सुपरस्टार बन जाते हैं, उनको हीरो की तरह फिर देखा जाता है, वो तुम्हें हर जगह दिखाई देंगे, यहाँ तक कि वो राजनीति में भी प्रवेश लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई आपकी अब इतनी प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी हो गई है कि लोग जानने लगे हैं, आप राजनीति में आ सकते हैं। भारत की जवानी के साथ ये एक ज़बरदस्त धोखा है जो आज़ादी के बाद से ही चल रहा है। यूपीएससी में 1000 से कम सीटें, 700-800, और 10-15 लाख लोग हैं जो उसमें लगे होते हैं किसी भी समय। आप जानते नहीं हो क्या आप कौन हो? आपको अपना पुराना शैक्षणिक रिकॉर्ड पता नहीं है क्या? आप कभी भी शीर्ष 20-30% में भी नहीं आए, अब आप शीर्ष 0.1% में कैसे आ जाओगे? लेकिन नहीं, इसी कोचिंग इंडस्ट्री के साथ फिर एक जुड़ी हुई इंडस्ट्री शुरू होती है जिसका नाम है मोटिवेशन इंडस्ट्री। और अक्सर जो कोचिंग पढ़ाने वाला होता है वही मोटिवेटर भी बन जाता है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है ना, वो आपको बताए देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो, 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो, तू करेगा, तू फोड़ेगा, चल फीस जमा करा जल्दी से, 1 साल कोचिंग और कर। और फिर जिनका चयन वगैरह हो जाए उनको सम्मान पत्र दो, उनको सिंहासन पर बैठाओ, इंटरव्यू ही इंटरव्यू उनके छापो चारों तरफ, उनको हीरो बना दो बिल्कुल। सोशल मीडिया ये सब तो कर ही देता है जल्दी से। मुझे लगता है मैं ही पीछे छूट गया। 3 ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं, तीनों में से कोई एक पास कर ले तो हो जाता है कि बढ़िया बंदा है। मैंने तीनों पास करे और कैट को तो सीधे सीधे टॉप करा था ऑल इंडिया। मेरा तो कभी कोई इंटरव्यू ही नहीं छपा। अखबार में भी कुल एक बार आया था, वो भी जब 10वीं में बोर्ड टॉप किया था। न जाने कैसे उन्होंने खबर छाप दी और फोटो डाल दी, उसके बाद से कभी कुछ आया ही नहीं। आज आपकी यूपीएससी में 400 भी रैंक आ जाती है तो पत्रकार भागे आएंगे, इंटरव्यू लेंगे, वो जाएगा यूट्यूब पर, उसके 6 मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे और आप वहाँ पे बताओगे देखो मैं बताता हूँ। अरे किसी से बैंक की भी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा अगर उत्तीर्ण हो गई तो उसका पूरा जुलूस निकलता है। एक साधारण सा बैंक मैनेजर बनेगा भाई, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? और आईएएस आईपीएस भी इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि तुम उसको राजा घोषित करे दे रहे हो? इतना ही नहीं हुआ है, जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं वो बनने के बाद खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। वो ज्ञान दे रहे होते हैं, वो सुबह सुबह अपनी कोटेशंस डालते हैं जो कि महाघटिया होती हैं। तुमने अपने 8वें अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया, इससे तुम प्लेटो और सोक्रेटिस थोड़ी हो जाओगे। तुम्हारी क्या हैसियत है ज्ञान देने की? लेकिन अपने नाम के साथ कुछ लिखेंगे, कुछ भी नाम अपना, उसके आगे बड़ा बड़ा लिखेंगे आईपीएस, और उसमें एक वो नीला निशान लगा होगा क्योंकि आईपीएस हो, और वहाँ नीचे फिर ज्ञान की गंगा बह रही होगी।
और उसको सब लाइक करने वाले और व्यू करने वाले भी कौन होंगे? यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं बोलते, बोलते हैं हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। हमें समझ में नहीं आया, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है, यूपीएससी स्टूडेंट क्या चीज़ होती है? इससे कौन सी डिग्री मिलती है? यूपीएससी स्टूडेंट क्या होता है? लेकिन स्टूडेंट बोल करके खुद को बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है कि जैसे आप मान लो एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तो उसमें 5-6 साल लगता है, तो वैसे ही बोलो यूपीएससी के स्टूडेंट है इसमें 7-8 साल लगता है। पूरा एक कल्ट डेवलप कर दिया गया है, सबसे ज़्यादा यूपीएससी, उसके बाद जेई और मेडिकल, और उसके बाद कुछ हद तक ये जो कैट एग्ज़ाम है इसके लिए। और भारत की जवानी इसमें बर्बाद हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है। एक आदमी के जो सबसे उत्पादक प्रोडक्टिव साल होते हैं उसको वो लगा रहा है क्या करने में? जिया सराय और कठवड़िया सराय की धूल फांकने में। ये वो जगह हैं जहाँ वो मुखर्जी नगर, जहाँ पे सब यूपीएससी वाले बैठे होते हैं। बिहार की मिट्टी जवान होती है और आके मुखर्जी नगर में बैठ जाती है। और उसके आदर्श बन जाते हैं सब कोचिंग सम्राट, कह रहे हैं ये भगवान है हमारे। ये चल क्या रहा है? क्या चाहते हो? मैं बताऊं क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि सरकारी विभागों में, सरकारी पदों पर जितना तुम काम नहीं करते हो उसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा तनख्वाह हो गई है। एक के बाद एक पे कमीशन आए हैं, और जितनी तनख्वाह इस वक्त एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है उतनी उसे कहीं से नहीं मिलनी चाहिए थी। और तनख्वाह के अलावा डीए वगैरह तो होता ही है। आपके पास एक सरकारी नौकरी है तो उसमें जो आपका आउटपुट बाय इनपुट रेशियो है वो किसी भी और नौकरी से या काम से कहीं ज़्यादा है। आपको बहुत कम काम करना पड़ता है और उसके एवज में आपको बहुत अधिक पैसे और सहूलतें मिल जाती हैं, और भारत की सारी जवानी उसी पे मरी जा रही है। वही चाहिए, वही चाहिए। क्या तो पूछो, तुम जाएगा बात करो, बोलेंगे क्यों लगे हुए 7 साल से? बोलते अरे 7 ही साल तो लगाए हैं, इसके बाद 40 साल कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 7 साल की मेहनत करके अगर 40 साल का आराम मिल जाए तो बुराई क्या है? बस ये है। और इसकी वजह से जो पूरी जॉब मार्केट है वही डिस्टॉर्टेड हो गई है, स्क्यूड हो गई है। प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज हैं, उसमें लोग अप्लाई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वहां आपको उतनी तनख्वाह मिलती है जिसके आप हकदार हैं। वो बंदा बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये 20-25 हज़ार तो मेरे लिए बहुत कम है। इतना तो किसी सरकारी ऑफिस में एक प्यून को मिल जाता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, फ्रेशर की, एक साधारण कंपनी में हो जाएगा अगर बिल्कुल, तो आज भी जो इन हैंड सरकारी स्टार्टिंग सैलरी आती है वो 20-25 हज़ार ही आती है। उसके घर वाले उसको ताना मारते हैं, बोलते हैं वो उधर बगल में वो चतुर्थ श्रेणी चपरासी बन गया है, 25,000 से ज़्यादा तो वो कमाता है, और बाकी अफसरों के साथ बड़े बड़े लाल बत्ती में घूमता है, ठाठ हैं उसके। बड़े बड़े सेठों को वो दफ्तर के दरवाजे पे रोक सकता है। प्यून है तो क्या हुआ? तो जब चपरासी की भर्ती का भी निकलता है तो उसमें पीएचडी वाले भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ये सब पढ़ते नहीं हो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के पद आए हैं कुछ, और उसके लिए 10,000 एमटेक, 90,000 बीटेक और 5,000 पीएचडी ने अप्लाई करा। और ये जो इतने सारे बीटेक वगैरह अप्लाई करें हैं, ऐसा नहीं कि इन्हें प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं मिल रही थी, मिल रही थी, पर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी का सरकारी अय्याशी से क्या मुकाबला? मुकाबला ही नहीं है। और तुम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स के पास जाओ जिन्हें हायरिंग करनी है, वो सर पे हाथ रख के बैठे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, ये लड़के काम करने को तैयार नहीं हैं। बोलते हैं 5 साल बेरोजगार बैठ लेंगे लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं काम करोगे? क्योंकि वहां काम करना होता है। हम काम वहां करते हैं जहां काम नहीं करना होता है।
अरे हमें ही हायरिंग करनी, हमें नहीं लोग मिल रहे। कल यहाँ पे बाहर इतना बड़ा हमारे शुभंकर ने स्टैंड ही लगाया, अरे आ जाओ संस्था में काम कर लो। बोला 2 आवेदन आए हैं। ये सब आचार्य जी के बोलते हैं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। वहाँ पे लगी हुई है स्टैंड ही, आ जाओ, तो नहीं आएंगे। क्यों? इतने कम पैसे में कौन आता है। तो ये जो सरकारी कल्ट है, इसने इकोनॉमी को, जॉब मार्केट, सबको एकदम स्क्यूड कर दिया है, टोटली डिस्टॉर्टेड। और इस पूरे खेल में ये सब प्लेयर्स हैं। सरकार एक प्लेयर है, एडटेक इंडस्ट्री प्लेयर है, कोचिंग वाले सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, ये जो IAS IPS बन करके अपनी फैंडम फैला रहे हैं वो भी उसमें एक प्लेयर है। कुल मिलाकर के इसका खामियाजा भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और पूरी जनसंख्या भुगत रही है। एक सिटाडेल बना दिया, एक दुर्ग बना दिया गया है सरकारी, ठीक है ना। और उस दुर्ग के अंदर जो है वो एक वर्ग है और बाकी जनसंख्या एक अलग वर्ग है। सरकार एक अलग वर्ग है और बाकी जनसंख्या अलग वर्ग है। बाकी जनसंख्या का काम है दब के रहना, और जो सरकार के दुर्ग के अंदर हैं, उस फोर्ट के अंदर हैं, उनका काम है दबा के रखना। नीचे वालों का काम है कम पैसे में मेहनत करते रहना, और उन ऊपर वालों का काम है खूब पैसा लेना और कुछ न करना। ये समाज में 2 विभाजन, 2 वर्ग बनाए गए हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट क्लास डिवीजन है और कुछ नहीं। 2 वर्ग बना दिए गए हैं। एक का काम है शोषण करना, वो सरकारी वर्ग है, और दूसरा वर्ग का काम है शोषित होते रहना। और एंट्रेंस एग्जाम इन दोनों वर्गों के बीच की सीढ़ी है। तो तुम पाते हो कि पूरा भारत उस सीढ़ी के नीचे जमा हो गया है ताकि वो शोषित वर्ग से शोषक वर्ग की ओर जा सके। ये चल रहा है। समझ में आ रही बात? एक ऊपर का वर्ग है, उसका क्या काम है? शोषण करना। वो सरकारी वर्ग है, वो बिना कुछ करे ही खूब उनको मिलता है। पहले तो सैलरी खूब मिलती है, और जो ऊपरी कमाई है उसका तो कुछ कहना ही नहीं। और एक नीचे वाला वर्ग है, जो प्राइवेट लोग हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता, ना पैसे मिलते, ना मान सम्मान मिलता, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलती। वो बेचारे ऐसे हैं, उनको कोई बाप अपनी लड़की देना नहीं चाहता। क्या कहते, प्राइवेट में किसी लाला के यहाँ नौकरी करता, इसको कौन लड़की देगा? अच्छी। लोग कहते हैं आचार्य जी आप अपनी संस्था में सब कुंवारे ही रखते हैं क्या? तो रखते नहीं हैं। इनको मिलती नहीं। देवियों को भी सब सरकारी वाले ही चाहिए। अब जो नीचे वाला वर्ग है, जो शोषित है, वो भी चाहता है कि हम भी जो ऊपर वाला है उसमें किसी तरह चढ़ के पहुंच जाएं। उस तक पहुंचने का यही रास्ता है, या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो, या जिसने क्लियर कर रखा उससे शादी कर लो। या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो या उससे ब्याह कर लो। और भारतीय जनता इन्हीं 2 चीजों के लिए पागल है। एक बार जब, जानते हो, जब UPSC का रिजल्ट आता है, लोग अंदर घुस घुस के पता लगवाते हैं कि ये जो नाम है इनका पता क्या है, फोन नंबर क्या है, और उनके घरों में अगले दिन से रिश्ते दरवाजों से, रोशनदान से छत तोड़ के बरसने लगते हैं। मेरे घर में भी आए थे, अब माँ बैठी पूछ लो, आए थे, बोल रहे ये फलाने के बिहार के कोई मिनिस्टर है इनका आ रहा है, फलाने MLA की लड़की है इसका आ रहा है। उन्हें पता कैसे चला? वो उन्होंने सीधे पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग से निकलवाया। बोले लड़के का सिलेक्शन हो गया, जल्दी से रिश्ता भेजो। तो ठीक वैसे जैसे एक पद के लिए 10,000 लोग तैयार खड़े हैं, वैसे ही जो UPSC में सिलेक्टेड लड़का है उससे शादी के लिए 10,000 लड़कियां तैयार खड़ी हैं। क्योंकि आपको अगर अपनी क्लास बदलनी है तो उसके यही 2 तरीके हैं, सिलेक्शन और मैरिज। ये सीधा सीधा शोषण का खेल चल रहा है और यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। प्राइवेट में जो सैलरी कम है उसका भी एक कारण यही है
कि सरकार में सैलरी ज़्यादा है। तुम ये भी संबंध समझना, जो सरकार मुफ्त का इतना पैसा बांट देती है अपने कर्मचारियों को, पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? हाँ, वो पैसा प्राइवेट को ही चूस के आता है। तो प्राइवेट का शोषण किया जा रहा है ताकि सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त पैसा बांटा जा सके। प्राइवेट में भी सैलरी और हो सकती है अगर सरकार स्ट्रीमलाइन हो जाए, अगर सरकार अपने फालतू खर्चे बंद कर दे तो प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा मुनाफा बचने लगेगा, वो भी अपने कर्मचारियों को ज़्यादा पैसा दे पाएंगे। ऐसे कभी देखा नहीं ना, सोचा ही नहीं। बोलते यूपीएससी में ऐसा होता है, देखो तैयारी करोगे भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ बन जाओगे। मैं साफ साफ समझाता, लफाजी हटाओ, खुली बात करो, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? उसने 10 साल गंवा दिए, उसके पास सब्जेक्ट थे, कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से, जिसके लिए अब समाज में कोई स्थान नहीं, जिसकी उम्र बीत चुकी है, जिसका आत्मसम्मान और आत्मबल नष्ट हो चुका है, ये बन के निकलता है। लेकिन दिलासा ऐसी दी जाती है, देखो यूपीएससी तो मंदिर है, तुम वहां भक्त बन जाओ और अपनी जवानी की वहां पर आहुति दो। क्या है ये? यही बात आईआईटी वगैरह पर भी लागू होती है, पर वहां कम, क्योंकि वहां इतने सारे साल कोई नहीं लगाता। और फिर वहाँ ये रहता है कि चलो 15,000 आईटी में कर दी हैं सीटें, उसमें नहीं होता तो और उसमें अलग है, फिर एनआईटी है, फिर ये, तो कहीं ना कहीं अपना इंजीनियरिंग कर लेता है। यूपीएससी की जो तैयारी मैंने छोड़ी, मेरे अटेम्प्ट बचे हुए थे सब, मैं भी और कर, ठीक है प्रॉपर आईएएस में ही घुसेंगे, नहीं। उसकी एक वजह ये भी थी कि वो जो पूरी प्रक्रिया थी ना एंट्रेंस की, वो बहुत उबाऊ थी। वो परीक्षा ऐसी नहीं थी जो आपको स्टिमुलेट करे या एक्साइट करे। वहाँ पे न तो तुम्हारी प्रतिभा पे जोर था, न तुम्हारी बुद्धि की तीक्ष्णता पर जोर था, वह रट्टेबाजी का काम ज़्यादा था। तो जो लोग उस परीक्षा को क्लियर करके निकलते भी हैं, वो कोई बड़े अच्छे, बड़े ऊंचे, बड़े प्रतिभावान लोग नहीं हैं। आईआईटी क्लियर करना एक बात है, यूपीएससी क्लियर करना बिल्कुल दूसरी बात है। आप एकदम टैलेंटलेस हो करके भी अगर 8-10 साल रट्टा मार रहे हो तो हो सकता है यूपीएससी टॉपर बन जाओ। तो उनमें ऐसी कोई खास बात होती नहीं है। और मुझे वो उबाऊ प्रक्रिया पसंद भी नहीं आ रही थी कि एक के बाद एक थ्योरम रट रहे हैं, थ्योरम का प्रूफ क्वेश्चन आ रहा है कि थ्योरम का प्रूफ लिखो, रट के गए हो और वहाँ थ्योरम का प्रूफ लिख रहे हो। नहीं करना यार ये सब। सवाल ऐसा दो ना जो ज़रा चुनौती दे, तो मज़ा आता है। मैथ्स और फिजिक्स मेरे सब्जेक्ट थे, आईआईटी की मेरी आदत थी, जेई का मेरा पुराना अनुभव था। अब वहाँ पर एकदम ही साधारण किस्म के सवाल, वो 20 नंबर का सवाल है, आप उसको हल कर दो जल्दी से तो 5 नंबर देंगे वो चाहते हैं कि तुम उसको लंबे से लंबे तरीके से 4 पन्ने में हल करो, तब 20 में से वो देते हैं 16। और मुझे कोई समझ में नहीं आया कि मैथ्स में 20 में 16 का क्या मतलब होता है। या तो 20 में 20 दोगे या कुछ मत दो। ये क्या होता है कि एक ही उत्तर 5 लेकर के आए हैं, एक को 5 नंबर दिया, एक को 8 दिया, एक को 12, एक को 16 दिया। ये कैसे चल रहा है? हमें करना ही नहीं आगे, ये तुम रख लो ये अपना तरीका अपने पास, देंगे ही नहीं आगे अटेम्प्ट। तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दो कि यूपीएससी क्लियर करने वाले बड़े होनहार लोग होते हैं, कुछ नहीं। बहुत साधारण आदमी अगर बस अपने आप को खच्चर की तरह वहां घिस रहा है तो 6-8 साल में कर लेगा क्लियर। ये कैसे कर पाते हैं सब? जैसे ये विज्ञापन वगैरह आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि बाप और बेटी अब
बाबा बेटी का पेरेंट नहीं है, पार्टनर हो गया है, और ये जो सब चलता है कैसे करते हैं कि स्क्रीन देख देख के कैसे पढ़ाई करते हैं? छठी आठवीं के बच्चे को स्क्रीन से काहे को पढ़ा रहे हो? किताब में क्या समस्या हो गई? मैं जब समझना चाह रहा हूँ उसमें फ़ायदा क्या मिलता है? एक फैड है, उसके अलावा उसमें क्या रखा है? ये ऑनलाइन पढ़ने का मतलब क्या होता है? कोविड में मैं समझ सकता था कि सामने नहीं बैठ सकते हो तो ऑनलाइन एक अनिवार्यता हो गई है। उसके अलावा ये क्या है कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, लेसन्स ऑनलाइन पढ़े जा रहे हैं, किताब में क्या समस्या है? ऑनलाइन ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है जो तुम्हें किताब में नहीं समझ में आ रहा था? तो क्या क्या एनिमेट करके देखना चाहते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एनिमेट कैसे करते हो? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एनिमेट कैसे करोगे? वहां ऐसा क्या है जो तुमको किताब से और सीधे सीधे कलम कागज पे नहीं कर पाते हो? क्या है? हाँ, किताब में आना जाना कहाँ हो रहा है? किताब सामने तो रखी हुई है, आना जाना क्या है उसमें? पढ़ लो ना किताब से। वो स्क्रीन पे क्या वहां पे मनोरंजन होगा तब पढ़क में आएगा? एडटेक, ये जबरदस्ती हर चीज में दिखाना है कि हम टेक सेवी हैं, तो हम पढ़ाई भी टेक से करते हैं। टकाटक हो रहा है टेक। ये तो एकदम कम क्लास से शुरू कर देते हैं ना, तीसरी चौथी पांचवी से। ये चौथी पांचवी के बच्चे को तुम स्क्रीन से क्या बता रहे हो? मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा का जो व्यापार है किसी हद तक मैं भी इसमें कार्यरत हूँ और सेंट्रल बोर्ड में मैं कुछ समय तक काम कर चुका हूँ। वहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं उनसे मेरी बात हुई थी दौरान कोविड के बाद, जब ऑनलाइन की सुविधा बच्चों को दी गई, तो उन्होंने मुझसे यही शेयर करा कि रोहित, इसके बाद लर्निंग आउटकम बहुत तेज़ी से गिरा बच्चों का। हमको बच्चों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ। वो लोग वहाँ पे है कि नहीं हमारे पे क्लैरिटी नहीं थी। हम तो चाहते जितनी जल्दी हो सके हम वापस ऑफलाइन मोड में जाएं, बिकॉज राइट टू एजुकेशन आने के बाद जब बच्चों को फेल नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारणवश, बच्चों का लर्निंग आउटपुट बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हुआ। क्योंकि बच्चे पहले कहते थे हमें कोई फेल नहीं कर सकता, तो पढ़ाई नहीं होती थी। छठी कक्षा में आने के बाद बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत आती थी, जो कि पहले कभी नहीं होता था। इस तरह की शिक्षा नीतियाँ और साथ में ये टेक्नोलॉजी का एडवेंट जिसको हम लोग समझ नहीं पाते, उसके बाद जो लर्निंग आउटकम था और बच्चों के अंदर पढ़ाई करने की जो क्षमता थी उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई। इस बात की वजह से वो भी जूझ रहे थे, जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये बात आंकड़ों द्वारा पुष्ट हो रही है और खुद ही देखकर भी समझ में आती है कि जो काम किताब कर सकती है वो काम स्क्रीन नहीं कर सकती। किताब में सुविधा है कि एक ही पन्ने आप यहाँ से यहाँ चले गए, स्क्रीन में उसके लिए आपको और कुछ करना पड़ता है। एनिमेशन की ज़रूरत कुछ विषयों में पड़ती है, वो भी कभी कभार। बाकी चीज़ों में एनिमेशन, भाषा में क्या एनिमेशन चाहिए भाई? अभी आपने कहा छठी के बच्चों को सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तक में दिक्कत आ रही है ये एडटेक ऑनलाइन क्लासेस के कारण। भाषा में क्या एनिमेशन चाहिए? भाषा तो बनती है अच्छा साहित्य पढ़ने से। तुम उन्हें अच्छा साहित्य क्या एनिमेट करके दिखाओगे? या कहोगे कि शेक्सपियर का नॉवेल मत पढ़ो, उस नॉवेल की जो मूवी बनी है वो देख लो? जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, और वो कागज पे छपा होगा तभी पढ़ोगे, नहीं तो कैसे पढ़ोगे? भगवान श्री प्रणाम। जो भी चर्चा हो रही थी, दो सेक्शन तो बन गया कि गवर्नमेंट का एक सेक्टर है, उसका दुर्ग है, और एक प्राइवेट सेक्टर है। जो आपने बात कही कि गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेशन करके प्रॉफिट्स प्राइवेट से निकाल लेती है, तो इसलिए उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचता नहीं। लेकिन
ऐसा भी देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर में भी सेक्शन हो गए, वो ट्रिकल डाउन होता नहीं। अगर आप उनको दे भी देंगे मनी, उनके पास छोड़ दें तो वो फिर देते नहीं, वो फिर अपने लिए रख बिल्कुल लिए। बिल्कुल, जो मैंने बात कही वो निश्चित रूप से एक सिंप्लीफिकेशन है, उससे पूरी हकीकत नहीं बयान होती। समझाना मैं बस ये चाह रहा हूं कि ये दो अलग अलग क्लासेस डेवलप हो रही हैं। जो टिपिकल आपका जैसे कम्युनिस्ट थॉट होता है ना, उसमें ये एक वर्ग विभाजन है। एक वर्ग बन गया है सरकार और सरकारी लोगों का, और दूसरा वर्ग बन गया है आम जनता का। जो ऊपर वाला वर्ग है उसमें बस आबादी के 0.1% लोग बैठे हुए हैं, और नीचे बैठे हैं बाकी लोग जिनका शोषण होता है। और उसमें अलग भी नुएंसेस हैं। अभी जो आप कह रहे हो बात बिल्कुल ठीक है कि नीचे जो हैं उनमें आपस में भी कई तरह की फिर श्रेणियां हैं जो आपस में भी एक दूसरे का शोषण करती रहती हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जो ऊपर बैठा है वो नीचे वाले कर रहा है। इसी तरीके से करप्शन सिर्फ सरकार में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर करप्शन भी ज़बरदस्त होता है। वो सब बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो है। इसमें एक और चीज़ पूछना चाह रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर को ख़त्म होना चाहिए, दुर्ग टूटना चाहिए, लेकिन वो ग्रीड का सॉल्यूशन तो फिर अध्यात्म ही देगा। हाँ, क्योंकि हाँ, देखिए वो खुद तो तोड़ेंगे नहीं। जो शोषक वर्ग होता है वो खुद तो कभी क्रांति करके अपने शोषण को समाप्त करता नहीं ना। वो क्रांति तो जो शोषित वर्ग है वही कर सकता है, और वो तभी करेगा जब उसे समझ में आए कि सीढ़ी के आसपास भीड़ लगाने से कहीं अच्छा है कि वो जो ऊपर का दुर्ग है वही तोड़ दो। अभी कोई जो नीचे वाले लोग हैं वो ये नहीं कह रहे कि ऊपर का दुर्ग तोड़ना है, वो कह रहे हमें भी उस दुर्ग के अंदर जाना है। अध्यात्म तुमको वो दृष्टि देगा और वो शक्ति देगा कि तुम उस शोषणकर्ता दुर्ग का हिस्सा नहीं बनो, सीढ़ी को मत पूजने लग जाओ, बल्कि उस दुर्ग को ध्वस्त ही कर दो। मैंने आपको फर्स्ट टाइम 1 साल पहले 25-26 जून के आसपास सुना था, और वो लाइन मेरी लाइफ में एक लाइन खिंच गई। उसके पहले का जीवन और बाद का जीवन बिल्कुल अलग है। लोगों को देखने का नज़रिया, जीवन को देखने का नज़रिया, सारी चीज़ें बदल गई। मैं हालांकि बहुत नहीं बदली, पर चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। दूसरी बात, अभी जो मैं खड़ी हुई हूँ बोलने के लिए, वो अभी आपने जो 2 बातें बोली कि बच्चों पे साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है इस चीज़ का, यूपीएससी का, तो इसकी मैं भुगतभोगी हूँ। हम 2 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरी छोटी बहनें हैं। और मैं पढ़ाई में बिल्कुल 3rd क्लास थी। 10th क्लास मैंने 3rd डिवीज़न से पास की, बीए मैंने 2nd डिवीज़न से पास किया। उसके बाद अचानक से मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए, तो एमए में मैंने स्टडी स्टार्ट की थी। उसके बाद में मैंने नेट किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, हो गया। रटने की कैपेसिटी मेरी अच्छी थी तो मेरा आरपीएससी क्लियर हो गया। मेरी छोटी बहन थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसका आरपीएससी वगैरह कुछ नहीं हुआ, और उसको अभी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एडमिट है। कोमल जी जानती है, मैं उसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आज भी वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको नॉलेज मुझसे ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग उससे मेरे से ज़्यादा अच्छी है, पर वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है आज। और दूसरा, फिर आरपीएससी क्लियर करने के बाद भी मैं जिस डिपार्टमेंट में गई हूँ, उस डिपार्टमेंट पे जाके मेरे को इतना सा भी कुछ खुशी नहीं मिली। हर तरफ करप्शन, हर तरफ दोगले लोग हैं, किसी से आप दोस्ती नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ के बात करने का मन नहीं करता कि आप इनसे बात कर सकते हो, इनका कोई लेवल है, दोस्ती नहीं कर सकते। ऑफिस में रुकने का मन नहीं करता, हर वक्त यही सब चलता रहता है। अभी मेरे कोई नोन थे, उनका केस आया था कोई फाइल का, तो मैंने बोला कि ये बिल्कुल सही है, इस पर क्यों आप 1-1.5 करोड़ की पेनल्टी लगा रहे हैं। लड़का बिल्कुल सही है, यंग लड़का था, उसका कोई काम था गारमेंट्स का। तो मैंने नोटिफिकेशन निकाल के दिखाया कि नोटिफिकेशन सारा उसके फेवर में, क्लियर कट उसके फेवर में, आप पेनल्टी बना ही नहीं सकते। तो बोलते हैं जो बंदा था जिसने पेनल्टी बनाई थी वो करप्ट लोगों में अव्वल लेवल पे था कि नहीं वो मानेंगे ही नहीं। तो उनका क्यों नहीं मानेंगे, जब है ही इसके फेवर में तो कैसे नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेगा, वो अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करेगा। तो मैंने बोला मैं लड़ाई करूँ क्या जाके उससे। तो बोलते हैं कि देख तू ऐसे मत कर, होता क्या है कि तू इसको इस तरीके से देख कि सपोज़ किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है तो हिंजड़े आते हैं ना, तो उसी तरीके से लेके उसके पास फाइल आ गई ना डिपार्टमेंट में, तो अब कुछ देना ही पड़ेगा।
तो इस लेवल पे मतलब सपोज़ कि दूसरों के लिए तो मैं क्या कुछ कर पाऊँगी उस डिपार्टमेंट में रह के, कोई मेरा नोन है उसकी फ़ाइल आई है तो ये बोला जा रहा है कि नहीं पैसा तो देना ही पड़ेगा, ये तो ट्रेंड है, फ़ाइल आई है तो देना है, क्यों देना है? वो गलत ही नहीं है, चलो ठीक है देना है, आप लेते हो लो, अगले को भी फ़ायदा दे रहे हो तो आप लो, लेकिन वो गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके फेवर में सारी चीज़ें। फिर आप उसको डरा रहे हो कि तेरे ऊपर 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगाऊंगा। अब 1.5 करोड़ की पेनल्टी से बचना है तो 10-20 लाख रुपए नॉर्मल चीज़ है। तो आरपीसी यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी ये हालत होती है। हमारे कमिश्नर हैं जितने भी आते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि अगर मेरा उनसे सीनियर होने का नाता ना हो या इस तरीका नहीं हो कि वो मेरा बुरा कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मैं खड़ी होकर उनको नमस्ते नहीं करूँ। इस तरह के लोग हैं, इतना पैसा खा रहे हैं, मतलब एक आप फेडअप हो चुकी मैं कि यार नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा था, कहीं अब आने के बाद तो और बुरी कंडीशन है। तो बस मैं ये आपको एग्जांपल दे रही थी, आपने जब ये बातें चली तो थैंक यू। मैं क्या बोलूं, सरकारी कामकाज की भुक्तभोगी तो आपकी संस्था भी है। हमारे ही सरकार से, ख़ास तौर पे आपके विभाग से जो काम है वो कोई हो थोड़े ही रहे हैं। एकदम सीधी सीधी चीज़ होगी, सालों से चढ़कर बैठे हुए हैं उस पर, काम नहीं करके दे रहे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, आप चुन लीजिए आपको कौन सा व्यक्ति बनना है। एक व्यक्ति वो होता है जो जब देखता है कि सामने शोषण करने वालों का समूह है तो कहता है कि मैं भी उसी का हिस्सा बन जाता हूँ ना, उसका हिस्सा बन जाऊँगा तो लूट में मुझे भी भागीदारी मिलेगी। एक वो व्यक्ति होता है। और दूसरा व्यक्ति होता है जो कहता है सामने ये लुटेरों का दल है, मैं इनका हिस्सा नहीं बनूंगा, मुझे इनकी लूट में साझेदारी नहीं चाहिए, मैं इस दल को बिल्कुल चुनौती दूंगा, मिटा सकता हूं तो मिटा दूंगा, नहीं तो मेरा जो होगा तो होगा, देखा जाएगा। आप चुन लीजिए कि आपको लुटेरों के दल को चुनौती देनी है या उनका हिस्सा बनना है। जो भीतर का स्वार्थी जानवर है वो तो यही बोलेगा कि अरे काहे को झंझट में पड़ना, तुम भी उन्हीं का हिस्सा बन जाओ ना। हम उनका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, उनको खुलेआम चुनौती देते हैं। आपको किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर आने वाले कुछ महीनों में या सालों में आपको पता लगे कि संस्था कई तरीकों की मुसीबतों में आ चुकी है सरकारी विभागों के साथ, पुलिस के साथ, इनकम टैक्स के साथ। वो कोई हमें छोड़ थोड़ी ही देंगे। होम मिनिस्ट्री है, सीबीआई है, बहुत कुछ है। जो उनके साथ नहीं है वो उनके खिलाफ है। ये माइक ठीक करो यार अपना, पूरा माहौल खराब हो रहा है इससे। आचार्य जी नमस्ते। मेरा नाम विराज है और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और मैं सामाजिक क्षेत्र के सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम करता हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं काम करता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि लोग मिलकर काम कर पाएँ साथ साथ, इसमें बहुत समस्या दिखाई देती है और यही चैलेंज हमको आता है। खासकर जब मैं देखता हूँ परिवारों के स्तर पे, जब मैं देखता हूँ ऑफिसेस में कि साथ मिलकर किसी उद्देश्य के लिए काम कर पाने में लोग साथ नहीं आ पाते। और ये देखने में आता है, इसके ऊपर हम जाए ऑफिसेस में, ब्यूरोक्रेसी में और ऊपर स्तर पर भी जाएं तो मानव का मानव के साथ जुड़कर काम कर पाना वो नहीं देखने में आता है। और अक्सर वो या तो डर के लिए या भय के लिए या लालच के लिए, लेकिन एक जो करुणा और जो ट्रस्ट होता है आपसी, उसका बहुत अभाव दिखाई देता है और एक पेंडेमिक की तरह ये मुझे दिखता है। तो इसमें मार्गदर्शन चाहूँगा। धन्यवाद। देखो, चूंकि आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हो ना, और समाज का मतलब होता है मैं और तुम, तो इसीलिए आपकी जो पूरी भाषा है वो मैं और तुम की है। आप कह रहे हो दो मनुष्यों के बीच में सामान्य मानवीय संबंधों का अभाव है वगैरह वगैरह।
दूसरे से आप क्या संबंध रखोगे जब आप स्वयं को उल्टा पुल्टा जानते हो? अगर आप स्वयं को जानते हो कि मैं एक जीव हूँ जो दुनिया में आया है दुनिया को भोगने के लिए, तो आप दूसरे का भी इस्तेमाल करोगे, दूसरे को उसको भोगने के लिए, उसके शोषण के लिए। और आप यही सोचोगे कि जैसे आप सबका शोषण करना चाहते हो वैसे ही सब लोग सबका शोषण करना चाहते हैं, माने दूसरा आपका शोषण करना चाहता है, तो आप दूसरे को लेकर के संदेह में रहोगे, उस पर शक करोगे, कहीं ये कुछ बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा मुझको। तो एक दूसरे के बीच में जो संबंध होते हैं वो मूलतः आधारित होते हैं कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। बात आपके और उस दूसरे व्यक्ति के बीच की नहीं है, बात सर्वप्रथम आपके और आपके बीच की है। जो इंसान अंदर से ही उलझा हुआ है वो बाहर सुलझे हुए संबंध कैसे बना लेगा? पर हम चाहते यही है कि हमारी दुनियादारी, हमारे सामाजिक रिश्ते नाते, हमारी रिश्तेदारी बढ़िया चलती रहे और भीतर घोर अंधेरा, बड़ा अज्ञान है, कैसे चल पाएगा? भीतर उलझे हो, बाहर तुम्हारे कैसे साफ सुथरे और बढ़िया स्वस्थ संबंध बनेंगे, कैसे? तो समाज शास्त्र के आधार में अध्यात्म को होना चाहिए, लेकिन जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं वो भी बस मैं और तुम की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। पहले मैं और मैं की भाषा बोलना सीखो। मैं और मैं माने दो मैं होते हैं। कौन से दो मैं होते हैं? एक अहम और एक आत्मा। पहले मैं और मैं की भाषा सीखनी पड़ेगी। अगर मैं को समझ लिया तो तुम के साथ सारा खेल एकदम आसान हो जाता है, लेकिन पहले मैं को समझना पड़ता है। नमस्ते चार्य जी। अभी यूपीएससी के बारे में बात हो रही थी। मैं भी पिछले 3 साल से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसकी शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि कॉलेज में बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा था मेरा। वो हीन भावना हटाने के लिए मैंने यूपीएससी शुरू किया था। अभी 3 साल बाद दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा, कुछ ज़्यादा ही कठिन है मेरे लिए, लेकिन अभी उसको छोड़ने में डर लग रहा है। उसका ऑल्टरनेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, तो यही प्रश्न है। ऑल्टरनेटिव अच्छा दिख नहीं रहा है तो अच्छा ऑल्टरनेटिव पैदा करो ना, निर्माण करो। कोई थाली पे सजा करके थोड़ी दे देगा अच्छा ऑल्टरनेटिव कि ये लो नियुक्ति पत्र, अब यहां काम कर लो। अच्छी नौकरियां देने वाला कोई नहीं है तो अच्छी नौकरी अपने लिए खुद तैयार करो, क्या समस्या है? मेहनत करनी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी, भला है ना, जिंदगी को एक समुचित उद्देश्य मिल जाएगा, जीवन अच्छे से कट जाएगा इसी बहाने। कोई कठिनाई मिल जाए जिंदगी में तो उससे कम से कम जिंदगी को एक डूबकर और उत्पादक तरीके से जीने का कारण तो मिल जाता है ना। नहीं तो कुछ अगर चुनौतीपूर्ण नहीं है जिंदगी में तो जिंदगी छितराई हुई सी रहती है, तुम्हारी ऊर्जा इधर उधर भटकती रहती है, क्योंकि करने को कुछ नहीं है तो क्या करोगे? कभी इधर मुंह मारोगे, कभी उधर कुछ करोगे, इसके तुम फटे में टांग डालोगे, इधर उधर की दुनिया भर की चीज़ों में अपना वक्त, अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे। इससे अच्छा है कि कहो कि नहीं मिल रहा, हम खुद तैयार करेंगे, अपनी नौकरी मैं खुद तैयार करूंगा। लेकिन उसके आड़े आता है बेबसी का तर्क। आज देश के युवाओं के लिए वेदांत बहुत बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि वेदांत जो एक चीज़ आपसे छीन लेगा वो है आपकी बेबसी का तर्क। और एक बार आपने अपने आप को बेबस मजबूर कहना छोड़ दिया, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा अपने लिए, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का
और अपनी मर्जी का भविष्य तैयार करने से। आपको कोई नौकरी मिल भी जाती है तो वहां रहते तो किसी और के रहमो करम पर ही हो ना, बॉस के, व्यवस्था के, बाजार की ताकतों के। कहीं पे कोई वैकेंसी निकली थी प्राइवेट सेक्टर में, आप घुस गए। जिस चीज की वैकेंसी थी उसकी मार्केट ही कुछ दिनों में खत्म हो गई, तो आपकी जॉब बची रहेगी क्या? और सरकार में हो अगर, तो वहां पर सरकारी पॉलिसीज से लेकर के नेता और तुम्हारे वरिष्ठ, इन सब की दया पर ही आश्रित हो। अपना कुछ करो, जहां अपने मालिक खुद रहोगे। वहाँ कह देते हैं हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अनुभव नहीं है, हम मजबूर हैं। तुम्हें वेदांत चाहिए ताकि मजबूरी का ख्याल ही कभी दोबारा आए नहीं तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि मजबूर तुम हो नहीं। एक तरह से इस देश की बेरोजगारी का भी समाधान वेदांत में ही है। इतने लोग हैं, उनको बहुत तरह की चीजें चाहिए और सेवाएं चाहिए। तुम वो उनको क्यों नहीं मुहैया कराते? और अगर तुम उन्हें वास्तव में कोई ऐसी चीज दे पा रहे हो जो उनके काम की है, तो क्या वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे? बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं, एकदम मोटी मोटी बात। देश में इतने लोग हैं, उनमें से अधिकतर जवान लोग हैं, और उनके पास नया नया पैसा आया है। भारत में पिछले 20 साल में समृद्धि खूब बढ़ी है। तो जवान लोग हैं जिनके पास आकांक्षाएं होती हैं और ज़रूरतें होती हैं, और पैसा भी है उनके पास। सबके पास नहीं है, मैं औसत की बात कर रहा हूं। औसत आय बढ़ी है। तो एक आदमी है जिसके पास पैसा भी है और ज़रूरत भी है, वो तुम्हारे लिए एक व्यापार का अवसर है या नहीं है? पूछ रहा हूं, बोलो। तो तुम क्यों किसी का मुंह देख रहे हो फिर कि ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ करना है? और लोगों की हर तरह की ज़रूरतें हैं, मानसिक ज़रूरतें हैं, भौतिक ज़रूरतें हैं, आध्यात्मिक ज़रूरतें हैं, जायज़ ज़रूरतें हैं। तुम उन ज़रूरतों को पूरा करो ना। मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़रूरत है, सर्विसेज में ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी में ज़रूरत है। लोग मांग रहे हैं सेवाएं, सुविधाएं, प्रोडक्ट्स, उन्हें चाहिए। वो सेवाएं देने वाला कोई नहीं, उन उत्पादों को बनाने वाला कोई नहीं, और फिर कहते हो बेरोजगार हूं। अपने ही मोहल्ले में देख लो, न जाने कितनी ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। अपनी सोसाइटी में जा कर के थोड़ा खुली आंखों से देखना, कितनी ही चीज़ों की ज़रूरत होगी, पर उन चीज़ों को देने वाला कोई नहीं, उन कामों को करने वाला कोई नहीं। जो काम करे जाने चाहिए हो नहीं रहे, तुम उन्हें करना शुरू कर दो, और अगर वो काम अच्छा होगा तो लोग पैसा देंगे या नहीं देंगे? जल्दी बोलो। देंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा ना दें, तो तुमसे कौन कह रहा है कि अपने खर्चे बहुत बढ़ा कर रखो? खर्चे कम रखो, तुम्हारा काम चलने लगेगा। और सीखते चलो, काम आगे बढ़ेगा, पैसा उसके पीछे पीछे खुद आ जाएगा। वेदांत चाहिए उस डर को तुमसे छीनने के लिए। ये बेबसी, मजबूरी, डर, झिझक, अनिश्चय, संदेह, असुरक्षा, ये सब तो वेदांत की झाड़ू से ही साफ होंगे। आचार्य जी, जैसे मेरा ये चौथा शिविर है, तो हर शिविर के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो एक पैटर्न नोटिस होता है मेरे को। एक क्या होता है? पैटर्न नोटिस। पैटर्न, हाँ। जी। जैसे भी जो यहाँ से क्लैरिटी मिल रही है, मन साफ हो रहा है, ये इसका असर रहता है। कभी कभी 1 महीना 2 महीना हो गया, तो 2 महीने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ जो भी आपने बताया है, और बेहोश होके पिछले पुराने ढर्रों पे वापस चला जाता हूँ। अभी जो पहले शिविर में जितना इम्पैक्ट हुआ था, बाकी जितने भी शिविर आ रहा हूँ मैं, वो इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। कुछ कर ही नहीं सकते ना हम, जितनी हमारे ताकत है उतना कर रहे हैं। यहाँ से बाहर निकल करके बहुत बड़ी दुनिया है, तो उसमें चले जाते हो और खो जाते हो, तो मेरे प्रभाव क्षेत्र में फिर रहते नहीं ना। मेरा प्रभाव क्षेत्र यहाँ तक सीमित है।
या मेरा प्रभाव क्षेत्र तुम्हारे मोबाइल में मौजूद है। इन दो जगहों के अलावा मेरा प्रभाव अभी कहीं पर नहीं है। या तो अगर मुझे देखोगे, पढ़ोगे तो मेरे प्रभाव में आओगे, या फिर मेरे सामने बैठकर मुझे सुनोगे तो मेरे प्रभाव में आओगे। और दुनिया है बहुत बड़ी, दुनिया में करोड़ों ऐसी जगह हैं जहां तुम अगर चले जाओगे तो मेरे प्रभाव से बाहर हो जाओगे। मेरा एक छोटा सा फील्ड है ना, द फील्ड ऑफ माई इन्फ्लुएंस। तुम उससे बाहर चले जाते हो, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास कोई समाधान होता तो मैंने कर दिया होता। समाधान मैं यही कर सकता हूं कि मैं अपना क्षेत्र बढ़ाऊं, पर अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए मुझे साधन चाहिए। वो साधन भी अब मैं तो नोट छाप नहीं सकता, वो साधन भी मुझे तुम ही लोगों से चाहिए होते हैं, वो तुम देते नहीं। तो मैं जो अधिकतम कर सकता हूं कर रहा हूं। फिर मेरे ही पास आकर बोलते हो आचार्य जी बाहर निकल जाते हैं, तो फिर जितना सीखा था समझा था वो, भाई मेरा दायरा बढ़ाओ ताकि मेरे दायरे से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े।